संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसदों ने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है, वैसे ही आने वाले दिनों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के समक्ष दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के। चर्चा यह चल पड़ी है देश की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द 2/3 का आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा में अपना पा लेगी। इसके साथ ही बहस इस बात की भी चल पड़ी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 का आंकड़ा होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल को पारित करने का पूरा प्रयास करेगी और शायद इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिल जाए। राय जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार समाजवादी पार्टी के सांसदों में भगदड़ मच सकती है और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 2/3 के तरफ जो जाने का मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। लगातार चाहे वो जनसंघ का कार्यकाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार कई महत्वपूर्ण मौकों पर इस बात की चर्चा कर चुकी है कि भारत के लिए ये जो संसदीय प्रणाली है उससे बेहतर होगा कि भारत राष्ट्रपति इस प्रणाली को अपना ले। इस दौर में 1990 से लेकर 2005 के दौर में विशेषकर इस मुद्दे पर को बल मिलता हुआ दिखा। उसका कारण यह था दोस्तों कि कई ऐसे नेता देश के प्रधानमंत्री बनने में सक्षम हो गए जिनके पास पॉपुलर वोट नहीं था, जिनके पास जनादेश नहीं था। आप अंकगणित के आधार पर क्या कर सकते हैं कि एचडी देवगौड़ा को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया था। आप किसी भी कीमत पर यह नहीं कह सकते कि चौधरी चरण सिंह को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनने का आदेश दिया था। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं दोस्तों कि जिस प्रकार की परिस्थिति में इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रशेखर जिस प्रकार की परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनको जनता का जनादेश नहीं प्राप्त था। कई ऐसे राज्य थे दोस्तों जहां पर अल्पमत तीसरे चौथे नंबर की पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था। को भी इस बात का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरफ आगे बढ़ सकती है। इसीलिए आपने कई बार सुना है विगत दिनों राहुल गांधी को यह कहते हुए कि चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराना अब मुश्किल है। चुनाव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को हराना अब मुश्किल है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यह आशंका भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से देश की राजनीति बदलती हुई दिख रही है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़ों में बढ़ोतरी जो हुई है दोस्तों, जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस में विभाजन हुआ और तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने एक अलग गुट बनाकर नेशनल सिटीजन्स पार्टी नाम की एक बेअनाम पार्टी में उसके 20 सांसद शामिल हुए। जिस प्रकार से तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ तब जब इंडिया अलायंस की 2 पार्टनर कांग्रेस पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। परिणाम स्वरूप अब संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसदों ने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है, वैसे ही आने वाले दिनों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के समक्ष दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के। चर्चा यह चल पड़ी है देश की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द 2/3 का आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा में अपना पा लेगी। इसके साथ ही बहस इस बात की भी चल पड़ी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 का आंकड़ा होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल को पारित करने का पूरा प्रयास करेगी और शायद इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिल जाए। राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता हुआ दिखा है जब तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा के सदस्यों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। फिर उन तीनों सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। इस प्रकार से स्थिति यह बन रही है दोस्तों कि 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार थी उसमें राज्यसभा में जो अंकगणित कांग्रेस के पक्ष में था, वैसा ही अंकगणित आने वाले दिनों में, विशेषकर तब जब अगले वर्ष की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब,
गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। उसके बाद माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार समाजवादी पार्टी के सांसदों में भगदड़ मच सकती है और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 2/3 के तरफ जो जाने का मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से मैंने बताया दोस्तों, और जो चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग विधेयकों को जो लंबित है, भारतीय जनता पार्टी का जो विधेयक, जो सपना है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही परिसीमन कराने में सक्षम हो सके, क्योंकि परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका एक ट्रेलर हम सब ने असम के चुनाव में देखा। असम में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से डिलिमिटेशन किया, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिन में, इस चुनाव में तो हुआ ही, अगर आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव होंगे उसमें मिलता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सपना, वो सपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की आजादी के बाद से देखती आ रही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो युग था दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में, आप कह सकते हैं 1990 से लेकर 2004 तक का जो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर जाने का जो दौर था, वो दौर कह सकते हैं उन दिनों भारतीय जनता पार्टी लगातार एक मांग किया करती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, अटल आडवाणी की जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी नजर में एक मुद्दा दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भूल चुकी है। अन्यथा उससे पहले लगातार, चाहे वो जनसंघ का कार्यकाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार कई महत्वपूर्ण मौकों पर इस बात की चर्चा कर चुकी है कि भारत के लिए ये जो संसदीय प्रणाली है उससे बेहतर होगा कि भारत राष्ट्रपति इस प्रणाली को अपना ले। दोस्तों, राष्ट्रपति प्रणाली के सरकार बनाने की पैरवी भारतीय जनता पार्टी लगातार किया करती थी, इसलिए कि जिस दौर में 1990 से लेकर 2005 के दौर में विशेषकर इस मुद्दे पर को बल मिलता हुआ दिखा, उसका कारण यह था दोस्तों कि कई ऐसे नेता देश के प्रधानमंत्री बनने में सक्षम हो गए जिनके पास पॉपुलर वोट नहीं था, जिनके पास जनादेश नहीं था। आप अंकगणित के आधार पर क्या कह सकते हैं कि एचडी देवगौड़ा को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया था। आप किसी भी कीमत पर यह नहीं कह सकते कि चौधरी चरण सिंह को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनने का आदेश दिया था। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं दोस्तों कि जिस प्रकार की परिस्थिति में इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रशेखर जिस प्रकार की परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनको जनता का जनादेश नहीं प्राप्त था। कई ऐसे राज्य थे दोस्तों जहां पर अल्पमत तीसरे चौथे नंबर की पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था। केंद्र में भी जब देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल या चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या तीसरे या चौथे नंबर की थी। दोस्तों, जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। तो 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 161 सांसद हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सांसदों की संख्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? जनता दल का नेता, तीसरे नंबर की पार्टी का नेता। चर्चा यहां तक चली थी दोस्तों कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तब जब ज्योति बसु की पार्टी सीपीएम चौथे नंबर पांचवें नंबर की पार्टी हुआ करती थी, तब भी यह चर्चा चली थी। यहां तक कि भारत में उदाहरण है दोस्तों कि एक निर्दलीय अपनी पार्टी का एकमात्र सदस्य मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए थे। तो ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में एक वैचारिक आंदोलन चला रही थी उन दिनों कि भारत के लिए सुटेबल होगा कि भारत संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली को अपना ले, जिससे कि राष्ट्रपति जनता के प्रति जवाबदेह हो सके। क्योंकि जब बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नहीं बनता है दोस्तों, तो वो सांसदों के प्रति जवाबदेह होता है, जोड़ तोड़ में लगा हुआ होता है, जनता उसकी प्राथमिकता में कम होती है।
ऐसा माना गया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मांग करती रही कि इस देश में प्रधानमंत्री उसी को बनने का अधिकार है जो इस देश की जनता के इच्छा का प्रतिबिंब जिसके अंदर दिखता हो, यानी जिसे देश की जनता सबसे अधिक चाहती हो, न कि जोर तोड़ करके देश का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बन सके। राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? संसदीय प्रणाली हम देख रहे हैं कि सांसदों की बहुमत के आधार पर चुना हुआ नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है, और ऐसी ही परिस्थिति में देवगौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, यहां तक कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी जब प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, उस समय सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस का नेता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। और जब जनता दल में विभाजन हुआ तो जब चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, तो उनकी पार्टी में सदस्यों की संख्या चौथे नंबर की थी। समाजवादी जनता पार्टी जब बनी थी, जनता दल से टूटकर बनी थी दोस्तों समाजवादी जनता दल, तो उस पार्टी के सांसदों की संख्या चौथे नंबर की थी। लगभग 50 से 55 के बीच में सांसद मात्र चंद्रशेखर को समर्थन प्राप्त था। उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या लगभग 50-55 के आसपास हुआ करती थी। तो दोस्तों, माना यह जाता है देश की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति प्रणाली का इसलिए समर्थन करती है, इसीलिए चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेतृत्व की श्रृंखला रही है वो अन्य विपक्षी दलों की तुलना में ज्यादा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये स्वर्ण काल माना जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव अपवाद रहा जब 2014-19 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या घटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज भी मानना है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी के बाद या अमित शाह हो, या फिर योगी आदित्यनाथ हो, या फिर और कोई चेहरा, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हो, इसके मुकाबले विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इन 4, 5, 6, 7, 8 नेताओं के लोकप्रियता का देश के अंदर मुकाबला कर सके। क्योंकि जब राष्ट्रपति प्रणाली के लिए मतदान होगा तो देश के सर्वोच्च पद के लिए जनता को यह अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद का नेता चुने, और उस प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति जिसे कहा जाएगा, वो अपनी मर्जी से अपने सरकार के मंत्रियों को नियुक्त कर सकेगा। और ऐसी परिस्थिति में मंत्री पद पर नियुक्ति जो होती है वो विशेषज्ञों की होती है। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां राष्ट्रपति प्रणाली लागू है वो देश है अमेरिका। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इससे पहले जॉन बाइडेन हो, चाहे उससे पहले बराक ओबामा रहे हो, सभी राष्ट्रपतियों ने अपने मंत्रियों का चुनाव करते समय विशेषज्ञों को प्रमुखता दिया। तो इसीलिए दोस्तों एक विषय जो ध्यान में आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2/3 का आंकड़ा पार करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी प्रयास कर सकती है। और इसके तरफ कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी इशारा किया है। राहुल गांधी को भी इस बात का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरफ आगे बढ़ सकती है। इसीलिए आपने कई बार सुना है विगत दिनों राहुल गांधी को यह कहते हुए कि चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराना अब मुश्किल है। चुनाव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को हराना अब मुश्किल है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यह आशंका भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।